समझेंगे देश की सामाजिक व्यवस्था की बुनियादी इकाई पारिवारिक संस्था के बारे में। अभी आपने देखा होगा कि बिहार में जो चुनावी नतीजे आए हैं उसके बाद से एक बड़े राजनीतिक परिवार में किस तरह की उठापटक देखने को मिल रही है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी, जो परिवार नाम की जो संस्था होती है, अब देखिए वो हमारे यहाँ काफ़ी यूनिक है, ग्लोबली भी इसको काफ़ी लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, इसकी तारीफ़ करते हैं, तो इसे ऐतिहासिक तौर पे आप कैसे देखते हैं? परिवार हमारे यहाँ लगभग वैदिक काल से है और आप कह सकते हैं कि ये हमारे समाज की, भारतीय समाज की एक विशिष्ट विशेषता रही है। पहले तो नप्तरी का कॉन्सेप्ट था कि नाना दादी नानी सब लोग साथ रहते थे। फिर धीरे धीरे जब शादियाँ दूर होने लगी, पर्टिकुलरली उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में शादियाँ नज़दीक में होती हैं, वहाँ अभी भी नज़दीक में ही शादी होती हाँ है। नज़दीक जी में सर। होती है। उत्तर भारत में शादियाँ दूर होती है। उसका कारण ये था कि लोग अपने सोशल रीच को बढ़ाना चाहते थे, तो भी कम से कम पैतृक परिवार तो एक साथ था। और उस परिवार के अंतर्गत आप देखेंगे कि दादा और फिर पिता और फिर उनके बच्चे, कम से कम 3 जनरेशन के लोग तो एक जगह रहते थे। अभी पिछले दिनों देहांत हो गया, मृदुला जी बहुत बड़ी साहित्यकार थीं। उन्होंने लिखा था कि रहे मिलकर 3 पीढ़ियाँ, चढ़े विकास की सभी सीढ़ियाँ। विकास की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए 3 पीढ़ियों का मिलकर रहना एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन परिवार टूट क्यों रहा है? यदि टूटने के कारण की खोज करिएगा तो 3 ठोस कारण नजर आएंगे। कारण नंबर 1 कि जब प्राइवेटाइजेशन आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, कैपिटलाइजेशन आता है, तो आप देखेंगे कि ग्रोथ के सर्टेन सेक्टर्स बनते हैं, ग्रोथ के सर्टेन टापू बनते हैं, लोग उधर की ओर भागते हैं। जो भाग सके वो भाग पाते हैं और जो नहीं भाग सके वो गांव में रह जाते हैं। यानी कि आपके पास ग्रोथ नहीं आया, ग्रोथ कहीं कहीं आया और वहां सबको भाग के जाना पड़ा। यहां से पलायन शुरू होता है। परिवार और पलायन दोनों मिल जाते हैं एक जगह पे आकर यदि के। पलायन होगा तो परिवार तो टूटेगा ही ना। दूसरी बात आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है पितृसत्ता। वो हमारे पुराने सामाजिक ढांचा की गलती थी, जिसे अभी भी हमारा समाज ठीक से समझ नहीं पा रहा है और उसको सुधारने को तैयार नहीं है। मान लीजिए कि कोई आदमी कामयाब हो गया और वो यदि सोचता है कि मैं अपने गांव से जुड़ जाऊं, गांव में जाके बसूं, गांव में बसने के आकर्षण के कई बिंदु अभी भी बाकी है, लेकिन महिलाओं के लिए आकर्षण के बिंदु नहीं है वो, क्योंकि महिलाओं के लिए वो गांव बंदिश है। मैं तो कहीं भी चला जाऊंगा, गांव में सुबह उठूंगा, शाम तक घूमता फिरता रहूंगा, लेकिन मेरी पत्नी कहाँ जाएगी, मेरी बेटी कहाँ जाएगी? गांव उन लड़कियों और महिलाओं के लिए क्या आकर्षण पैदा कर पा रहा है अपने बीच से? तो मायके में तो कुछ हद तक हो भी सकता है, ससुराल में तो वो भी नहीं है। तो एक है पितृसत्ता जो लौटने नहीं देता लोगों को। तीसरी बात यह है कि गांव में यदि रोजगार नहीं है तो लोग तो जाएंगे ना। सिर्फ और सिर्फ वो लोग नहीं जा रहे हैं जिनके लिए शहरों में बड़े मौके हैं, वो भी जा रहे हैं जिनके पास गांव में अब खाने पीने का आधार ही नहीं बचा। और इनके आगे चलकर देखिए तो गांव में शिक्षा नहीं है, गांव में स्वास्थ्य नहीं है। जिसको थोड़ी सी भी आमदनी हो जाती है उसका सपना क्या होता है? शहर में थोड़ी सी जमीन खरीद लेते हैं, शहर में घर बना लेते हैं, शहर में जाकर रहेंगे। तो गांव से भागने की कोशिश है। और अब देखेंगे कि यह समस्या इतनी गंभीर इसलिए भी हो गई है कि बिहार भर में ये सुविधा नहीं है। पहले गांव में शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी तो लोग शहर में जाकर पढ़ते थे, अब तो बिहार में शिक्षा की सुविधा नहीं है, तो बिहार में यहां तक कि स्कूल के बच्चे की अच्छी शिक्षा यदि खोजनी है तो लोग दिल्ली आ जाते हैं। कॉलेज में अच्छी शिक्षा यदि चाहिए तो लोग मिनिमम यदि बिहार से जाते हैं तो बनारस चले जाते हैं, बीएचयू चले जाते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। कहीं ना कहीं जाके वो रास्ते खोज रहे हैं। ये कतई बड़ी बात नहीं है कि बिहार के लोगों को बेहतर स्कूल मिल जाए, बिहार में बेहतर कॉलेज मिल जाए, बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाए, मेडिकल कॉलेज मिल जाए, लेकिन वो तक नहीं है। इसके बाद अब चलकर देखिएगा कि यदि आप पलायन और ग्रोथ की सीमा, शिक्षा वगैरह की सीमा आदि के बाहर
परिवार के टूटने की बात खोजेंगे तो आपको ये बात समझ में आने को है कि तत्काल जो आपने एक मुद्दा उठाया कि भाई अभी बिहार में देख रहे हैं कि राजनीतिक परिवार टूट रहा है। सर, तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति इतनी क्रूर होती है कि रिश्तों का ही खून कर दे, भाई बहन, भाई भाई सब आपस में ही लड़ झगड़ ले। राजनीति इतनी क्रूर होती है, राजनीति की क्रूरता को लेकर एक बड़ी आप्त वचन है, कहिए कि ये प्रोफेटिक स्टेटमेंट है। चाणक्य ने कहा था चंद्रगुप्त को, कहानी यह है कि चंद्रगुप्त को प्रेम था नंद की बेटी से, उसी नंद की बेटी से जिस नंद को मारकर उसने मौर्य साम्राज्य की सत्ता स्थापित किया था मगध में। वो उससे मिलने जाना चाहता था। तो कौटिल्य ने कहा कि तुम्हारे रास्ते में अब सिर्फ वही एक अवरोध है, नंद की बेटी। नंद की बेटी? नंद तो रास्ते से हट चुका था, नंद की बेटी वही एकमात्र अवरोध बची है तुम्हारे रास्ते में। तो चंद्रगुप्त ने बोला कि इतनी घोर हृदयहीनता? तो चाणक्य ने कहा कि महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता के सीपी में ही पलती है। राजनीति यदि आप महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए करते हैं तो आप किसी के सगे नहीं होते हैं। एक बार अकबर ने यूं ही अपनी मां से बात करते हुए कहा था कि मां मैं बिल्कुल अकेला हो गया। तो मां ने कहा तक शहंशाह अकेले ही होते हैं, और शहंशाह बनना आप चाहते हैं तो आपको अकेले होना ही पड़ेगा। यदि आप परिवार के अंदर की कहानी देखेंगे तो आपको एक तरफ वो परिवार कितना अच्छा नजर आएगा कि एक लड़की अपने पिता के लिए किडनी दान करती है जी। ये परिवार की ओर लौट चलो की प्रेरणा देने के लिए परफेक्ट कहानी है। और दूसरी तरफ वो लड़की कहती है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरे ऊपर जूते फेंके गए, मुझे गालियां दी गई, मुझे तोहमत दिया गया। तो सर यहाँ पे मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी, क्या यह आप जिस सत्तात्मक की बात कर रहे थे तो क्या ये वही है कि आप अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर बेटी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखती है तो फिर आप उसको पीछे करेंगे? ये फैसला पिता का हो ही नहीं, ये फैसला किसी पिता का किसी माता का नहीं है, ये फैसला राजनीतिक दल का है जिसके अंतर्गत एक नेतृत्व चाहिए। वो नेतृत्व जिसके हाथ में सबसे उपयुक्त लगता है आप उसे दे देते हैं, जिसके हाथ में सबसे उपयुक्त लगता है उसको जब दे देते हैं तो बाकियों की महत्वाकांक्षा भी तो जगती है। यह प्रॉब्लम बेसिकली राजनीतिक व्यवस्था का है। सच्ची कहानी तो यह है कि यदि हम जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से उपजे हुए दल को देखें, उसके बाद जनता दल का बनना हुआ, फिर आरजेडी का बनना हुआ, फिर उसका वन मैन पार्टी बन जाना हुआ, फिर वन फैमिली पार्टी बन जाना हुआ, तो प्रॉब्लम इधर की ओर जा रहा है। इस परिवार में झगड़े इतने नहीं होते यदि सत्ता एक परिवार में आके केंद्रित न हो गई होती। राजनीतिक दलों के अंदर लोकतंत्र नहीं होने के कारण सत्ता परिवार में आ जाती। लोकतंत्र की बातें तो करते हैं लेकिन इनके खुद में इनके अंदर लोकतंत्र नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं सर? लेकिन एक बात आपको और समझना पड़ेगा कि आप इस जगह पर सिंगल आउट नहीं कर सकते। कई दफ़ा क्या होता है कि हम किसी एक को विलन के रूप में चुन लेते हैं और बाकी सबके सब हीरो दिखने लगते हैं, ये गलत है। आप जाके जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, वहाँ भी आपको शेख अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला की यात्रा नजर आएगी। आप हरियाणा जाके देख लीजिए, देवीलाल की फैमिली अभी भी राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाती है। आप राजस्थान जाकर देख लीजिए, वहाँ भी जो वसुंधरा राजे थी वो भी परिवार से आई थी। आप महाराष्ट्र चले जाइए, वहाँ आपको शिवसेना की फैमिली नज़र आ जाएगी। आप तमिलनाडु चले जाइए, करुणानिधि की फैमिली नज़र आ जाएगी। आप उत्तर प्रदेश आ जाइए, मुलायम सिंह जी की फैमिली नज़र आ जाएगी। आप बिहार में तो लालू जी की फैमिली ही देख रहे हैं, लेकिन आपको लालू जी की फैमिली के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि रामविलास जी की फैमिली भी तो है। आपको ये देखना चाहिए कि हमको जितने टिकट मिले थे सब परिवार लोगों को ही मिले। एक अकेली पार्टी है जिसके सारे के सारे टिकट के प्राप्तिकर्ता जो थे वो परिवार के लोग ही थे। आप उड़ीसा चले जाइए, पटनायक की फैमिली नज़र आएगी। फैमिली आपको कहाँ नज़र नहीं आती है। और राष्ट्रीय स्तर पर चल कर देखिए तो कांग्रेस
उस परिवार से ही लोग जुड़े रह गए आज तक। और फिर आप देखेंगे कि दूसरे दल जैसे भाजपा वगैरह है, तो उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ दल नहीं है, हमारे यहाँ परिवार नहीं है। लेकिन परिवार का मतलब इतना नहीं होता है कि आपकी पार्टी का अध्यक्ष आपका ही बेटा बनेगा। सवाल ये उठ रहा है कि यदि हम उनके यहाँ सारी विधानसभाओं और सारे लोकसभाओं के टिकट के प्राप्तिकर्ताओं को देखें तो कितने लोग ऐसे हैं जो परिवार से नहीं आए। सच्चाई की बात यह है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि हमारे देश के संविधान में सरकार लोकतांत्रिक तरीके से बनाई जाएगी ये तो है, लेकिन सरकार बनाएंगे कौन? तो पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां डेमोक्रेटिक तरीके से चले, इसका क्या उपाय है? तो कुछ नहीं किया गया है। इस वजह से मोटे तौर पर हमारे देश में लगभग 1500 परिवार है जो देश की राजनीति को हाईजैक कर गया है। सर, तो अब जो परिवार है वो एक विरासत है, हमारी एक सांस्कृतिक मूल्य है, तो फिर इसको बचाने के लिए बीच का रास्ता क्या हो सकता है? परिवार को यदि बचाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि स्त्री को पुरुष के बराबर आपको मान्यता देना पड़ेगा। धर्मशास्त्रों में भी हमारे सामने कई बार शिक्षाएं आई हैं कि गृहिणी ही गृह है। यदि आप गृहिणी को सिर्फ जिम्मेदारियां देंगे, अधिकार नहीं देंगे, उनको पाबंदियां देंगे, उनको मुक्ति नहीं देंगे, तो परिवार नहीं बचेगा। क्योंकि हम 21वीं शताब्दी में आ चुके हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट के दौर में आ चुके हैं। पहली बात तो महिला को बराबरी और आज़ादी। दूसरी बात कि पलायन रोकना पड़ेगा और लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोस्पेरिटी के अपॉर्चुनिटी डेवलप करने पड़ेंगे। तीसरी बात कि हर युग में सामाजिक संरचनाओं को नए तरीके से गढ़ने की ज़रूरत होती है। आप यदि ये सोचेंगे कि हजारों साल पुराने सामाजिक संस्था के आधार पर वर्तमान के परिवार की रक्षा कर लेंगे तो ये काफ़ी नहीं है। आपको नए तरीके से परिवार के अंदर विविधताओं के बीच यथासंभव सामंजस्य स्थापित करने के विचार और संस्थान गढ़ने पड़ेंगे। इसके लिए फिर विचारधाराओं की भूमिका होगी, धर्म की भूमिका होगी, कला की भूमिका होगी, साहित्य की भूमिका होगी जो इन्हें प्रमोट करे। यदि आप रियल माने में अपने जीवन में अधिक से अधिक आनंद महसूस करना चाहते हैं, तनाव कम और संतोष ज़्यादा, तो परिवार जरूरी है। लेकिन उस परिवार को टूटने से यदि बचाना चाहते हैं तो बिना ग्रोथ मॉडल को सोचे, बिना वुमेन एम्पावरमेंट और उसके लिबर्टी के मॉडल को सोचे और बिना अभिनव प्रयोग के ये असंभव है। थैंक यू सर। अभी हमने जाना कि परिवार को कैसे बचाना है, इसके अलावा जो बिहार का विकास है उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, कैसे हम एक शिक्षा से परिपूर्ण और जो हमारा जो हेल्थ सेक्टर बिहार का इतना पिछड़ा हुआ है उसको कैसे मजबूत कर सकते हैं, ये सब हमने रजिस्ट्रार जी से जाना। रजिस्ट्रार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ इंडिया में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।